Hello everyone, hope you all will be fine. Today in this video we are going to discuss very important thing. See, we have to study physics for 2 years and till now we have learned how much mathematics is important in physics. As said by famous scientist Albert Einstein that mathematics is in its way the poetry of logical ideas. अगर आपके पास कुछ लॉजिकल आइडियाज हैं, लॉजिकल आइडियाज बेसिकली हमारे पास साइंस में होते हैं, फिजिक्स में भी होते हैं, तो अगर आपके पास कुछ लॉजिकल आइडियाज हैं तो आपको उन आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए मोर ब्रीफली इन अ वेरी गुड वे, इन अ डिस्क्रिप्टिव वे, तो आपको वहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी? मैथमेटिक्स की पड़ेगी। अभी यू विल बी थिंकिंग कि हमने तो सर 10th तक बहुत सारा मैथ्स पढ़ा है, वी हैव स्टडीड अबाउट अलजेब्रा इन डिटेल्स, वी हैव स्टडीड अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। यस, यू आर राइट, आपने दो टूल्स ये पढ़ रखे हैं, एक तो अलजेब्रा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री। मैं यहाँ पे आपको 3 टूल एडिशनली और बताने वाला हूँ। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज यू नो इट वेरी वेल, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, you know all the identities. You have trigonometry with you, आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज आती हैं, ठीक है। बाकी जिनकी जरूरत पड़ेगी साथ के साथ उनको ऐड ऑन करते जाएंगे, राइट। 3 टूल जो मुझे यहाँ पे सिखाने हैं। टूल नंबर 1 हियर, एक्चुअली इट बिलोंग्स टू अलजेब्रा, बट यहाँ पे हम इसको टोटली अलग मान के चलेंगे। द नेम ऑफ दिस टूल इज बाइनोमियल थ्योरम। अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। देन सेकंड टूल जो मुझे आपको सिखाना है ताकि आपकी 2 साल की फिजिक्स और उसके बाद कई साल आप फिजिक्स पढ़ो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा टूल जो मुझे यहां पे सिखाना है, इट इज लॉगरिथम, ये सिखाना है। टूल 3 जो मुझे आपको यहां पे सिखाना है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ फिजिक्स। इसके बारे में आपको स्टोरी भी बताऊंगा मैं थोड़ी सी। कैलकुलस, ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है अपनी फिजिक्स का। इफ यू आर गुड एट कैलकुलस, एटलीस्ट हाउ मच दैट इज नीडेड इन फिजिक्स, अगर आपको उतनी कैलकुलस आती है तो आप फिजिक्स में अनस्टॉपेबल हो, ठीक है। तो यहां पे हम इस टूल के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। तो आज के दिन हम पहले टूल 1 शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टूल 1। कौन सा है? बाइनोमियल थ्योरम। टेंशन नहीं लेनी है कि मैथमेटिक्स आ गया, हम तो पहले ही डरते थे इससे। यहां पे आपको मैथमेटिक्स की ब्यूटी नहीं पता एक्चुअली, ठीक है। उसके अगर फिजिकल एस्पेक्ट को समझो तो तुम्हें लगेगा कि मैथमेटिक्स इज रियली ब्यूटीफुल, राइट, एंड इट इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग टू एक्सप्लेन फिजिक्स। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, इसकी स्टेटमेंट बताता हूं आपको। इफ n इज एनी नंबर, एनी नंबर से मेरा मतलब है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, एंड x इज एनी रियल नंबर, और x भी हमारे पास क्या है? कोई रियल नंबर है। दो चीजों की बात हो रही है, तो n की, एक x की। जो n है वो कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल। x भी यहाँ पे हमारे पास कोई रियल नंबर है। और x की प्रॉपर्टी क्या है, x के बारे में खास बात क्या है यहाँ पे, सच दैट कि जो x का मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस निकालने का मतलब तो आप जानते हो, उसकी वैल्यू, मतलब आप x के साथ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखोगे यहाँ पे। अगर उसकी वैल्यू लेस देन क्या है, 1, देन अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, तब बाइनोमियल थ्योरम क्या बात करती है, तब बाइनोमियल थ्योरम कहती है कि अगर आप 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को ओपन करना चाहो तो ये क्या आएगा, 1 प्लस एन एक्स, यानी कि n मल्टीप्लाई x प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन, साथ में यहां पे क्या है, 2, और साथ में ये क्या आ गया,
आप कहोगे कि सर ये तो इंग्लिश का वो कौन सा है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ठीक है, तो जरूर दिखता उसके जैसा है, पर यहां पे इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको बोलते हैं हम फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। सो आई विल से इट 2 फैक्टोरियल। क्या बोलूंगा इसको? 2 फैक्टोरियल। ये तो एक्चुअली शॉर्ट हैंड डिनोशन है, अभी बताता हूं किस चीज की। साथ में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब। ये तो बता दिया, अभी इसको इरेज कर देता हूं। और ये टर्म्स आगे चलती जाती हैं कहां तक? जहां तक आप इसे लेके जाना चाहो, जहां तक आपको स्टेटमेंट में एक्सपैंड करने के लिए कहा गया हो। तो सबसे पहले सर ये बता दिया जाए, यहाँ पे बेसिकली 1 फैक्टोरियल होता है, आप लिखना चाहो तो लिख दो, क्योंकि मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि 1 फैक्टोरियल का मतलब है 1। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर बाय चांस 4 फैक्टोरियल आ गया तो उसका मतलब होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यानी कि इतनी बड़ी चीजों को लिखने के लिए एक शॉर्ट हैंड डिनोशन क्या बना ली उसकी, कि 3 इंटू 2 इंटू 1 का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होता है 4 3 जार 12 2 जार 24 इंटू 1 24। तो 4 फैक्टोरियल का दरअसल मतलब क्या है? 24 है। ये हम चीजों को कॉम्पैक्ट करने के लिए यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये बाइनोमियल थ्योरम है। अब तुम कहोगे कि सर इसकी जरूरत क्या है हमें? देखो बेटा, तुम्हें पता है कि a प्लस बी की स्क्वायर को या फिर क्यूब आ जाए, चलो मैं कहता हूं पावर 4 भी आ गई, तो आप किसी ना किसी तरीके से इसको हैंडल कर लोगे। क्या आप a प्लस बी की पावर 20, a प्लस बी की पावर अंडर रूट 7, a प्लस बी की पावर -5/2, ऐसी चीजों को हैंडल कर पाओगे? ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए आपका 10th तक का अलजेब्रा है कामयाब? नहीं है। तो ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं मैथमेटिक्स में? बाइनोमियल की। जितना सा मैंने बाइनोमियल बताया तुम्हें, ये पूरी बाइनोमियल का एक छोटा सा हिस्सा है। हम पूरी बाइनोमियल क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। जितने बाइनोमियल को सीखने की हमें जरूरत है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कि आपके पास कहीं ऐसा वाला एक्सप्रेशन आ गया फिजिक्स में 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, सच दैट x की वैल्यू जो है वो 1 से कम हो, ठीक है, तो आप उसको इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हो। और टर्म्स कितने यूज करोगे? ये 1 पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, चौथी टर्म है। कितनी टर्म्स तक लेके जाओगे? जितनी टर्म्स तक की आपको रिक्वायरमेंट होगी उस क्वेश्चन में, ठीक है। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 का मतलब मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इसका ना एक स्पेशल केस करना है हमें। स्पेशल केस क्या है हमारे पास? मैं यहां ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूं इसका। एक कोटेशन अभी इरेज कर देते हैं। अच्छा, इसका एक स्पेशल केस है, ये सीखना, क्योंकि फिजिक्स में हमें बाइनोमियल के स्पेशल केस की ही जरूरत पड़ती है। आई एम श्योर अबाउट इट के पूरे 2 साल में आपको स्पेशल केस ही सफिशिएंट रहेगा जहां जहां बाइनोमियल की जरूरत होगी। यहां पे हमने कहा था कि x लेस देन 1 है, बाय चांस x वेरी लेस देन 1 हो गया। एक तो होता है लेस देन 1, एक होता है वेरी लेस देन 1, मतलब इतना ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है, इग्नोरेबल सा है, बहुत कम है 1 से। तब उस केस में जो 1 प्लस एक्स की पावर n की आप एक्सपेंशन कर रहे थे, यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल को कितनी टर्म्स तक लेके जाना है? आपको सिर्फ उसको 2 टर्म्स तक लेके जाना है, यानी कि पहली टर्म और दूसरी टर्म। फिर आप कहोगे कि सर आगे की टर्म्स आपने क्यों नहीं ली? इसका रीजन सुन लो। क्या चीज कम है? एक से बहुत x कम है। यहां पे x का क्या हो रहा है बेटा? स्क्वायर हो रहा है, साथ में वो 2 से डिवाइड हो रही है। अब कोई चीज बहुत कम हो, उसका स्क्वायर कर दो तो वो और कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास 0.01 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये मेरे पास आएगा 0.0001। तो देखो, अगर लेस देन 1 वाली क्वांटिटी का
जो 0 से 1 के बीच में लाई करे उसका आप स्क्वायर, क्यूब या मतलब पावर आप 2, 3, 4 या सो ऑन लेके जाते हो तो उसकी वैल्यू और कम होती जाती है। बात समझ रहे हो? तो आगे की टर्म्स जो है उनका कंट्रीब्यूशन जो होगा एडिशन में वो नामात्र होगा, ठीक है, ना के बराबर होगा। तो इसलिए हम हायर टर्म्स को यहां पे लेते ही नहीं है, सिर्फ अपनी पहली 2 टर्म्स सिग्निफिकेंट होती हैं। अभी मैं क्या करता हूं, तुम्हें 2 प्रॉब्लम्स समझाता हूं और तुम देखना कि इवन ये भी नहीं अप्लाई करूंगा, मैं सिर्फ स्पेशल केस से ही काम चला दूंगा क्योंकि मुझे उतने की ही जरूरत है। बड़ा सिंपल सा टूल था, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा है आपने, ठीक है। पहली प्रॉब्लम लेते हैं। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस क्या होता है? इट इज दिस, ये फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस, यहां पे g क्या है? ऑन सरफेस क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, आपको पता है, ठीक है। r यहां पे क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। h क्या है? वो हाइट, जहां तक हम इसको लेके आए हैं बॉडी को। हाइट पे लेके जाने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है। अभी ये कह रहे हैं कि प्रूव दैट कि जो GH है वो G इंटू 1 माइनस 2h/r होगी इफ, ध्यान से देखना ये इफ वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है, हाइट जो है वो वेरी लेस देन r है। यहां पे थोड़ा डायग्रामेटिकली डिपिक्ट कर दूं, ये अर्थ है, ये इसका हो गया रेडियस। अगर आप अर्थ पे खड़े हो यहां इस प्लेटफॉर्म पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? g। जितना आप इससे ऊपर जाते हो उतनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती जाती है? कम। इस प्लेटफॉर्म पे सपोज करो कितनी है? gh, ठीक है। तो gh और g के बीच में ये वाला रिलेशन होता है, ठीक है। 9th में भी पढ़ा है, +1 में भी करेंगे दोबारा से। अगर कहना आप इसको बहुत हाइट पे मतलब ना लेके जाओ, ये h की वैल्यू आपकी कम, बहुत कम हो किसके कंपैरिजन में? r के कंपैरिजन में। r बेसिकली कितना होता है? 6400 किलोमीटर्स या 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड देखो 6 है, ठीक है, राइट। इसको भी थोड़ा और कम कर लेते हैं, इवन 7 हो जाएगा मैग्नीट्यूड इसका, क्योंकि ये 0 से 5 के बीच में होना चाहिए। तो अगर h की वैल्यू आपके r से बहुत कम हो तो ये फॉर्मूला आपको प्रूव करना है, कोई मुश्किल नहीं है। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है GH इज इक्वल टू G r² बाय r प्लस h²। अब बॉटम पे ध्यान दो, इस पे मुझे बाइनोमियल अप्लाई करनी है और तो कहीं कर नहीं सकता मैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले मुझे इसको इस फॉर्म में बनाना होगा। ये फॉर्म आपको याद है, पहले तो आप इस फॉर्म को बनाने की कोशिश करोगे। कैसे? मैं r को बाहर निकाल दूं। अगर मैं r को यहां पे बाहर निकालता हूं इस केस में gr² बाय r, अकेला तो बाहर निकलेगा नहीं क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है, तो r² बन के बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा? 1, राइट, प्लस अब इस h के पास तो r नहीं था तो इसके डिवाइड में लिख दो, h/r की पावर 2। ऐसे निकालोगे कॉमन, कईयों को तो इसमें भी प्रॉब्लम होती है। आपका 10th तक का मैथमेटिक्स आपको ऐसा करने के लिए हेल्पफुल हो। तो r² से r² क्या हो गया? कैंसल। क्या बचा? जो बचा मैं उसको यहां पे लिख देता हूं, g अपॉन ये ब्रैकेट बचेगी 1 प्लस h/r का स्क्वायर। अब इस चीज को उठा के आप ऊपर ले जाओ, नीचे से ऊपर, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में ले आओ। अगर ऐसा करोगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस h/r की जो पावर है वो नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव थी, ऊपर न्यूमरेटर में आके क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अभी आप ध्यान से देखो कि आपको जो गिवन था वो ये गिवन था, ये वाली कंडीशन को हम यहां पे यूज करेंगे। कैसे? हमें गिवन था कि h वेरी लेस देन r है, ठीक है।
इसका मतलब h बाय आर, अगर r को h के नीचे ले ये तो वेरी लेस देन 1 हो जाएगा। अब जरा इस चीज को पहचानो, ये चीज क्या है, ये चीज ये वाली है, x इज वेरी लेस देन 1। यहाँ पे x कौन है आपका, h बाय आर इज वेरी लेस देन 1। तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर दूंगा, बाइनोमियल अप्लाई कर दूंगा, अप्लाइंग बाइनोमियल। बाइनोमियल का कौन सा, स्पेशल केस। तो ये वाला जो 2 है पावर, देखो ये जो n था, n निकल के किसके आगे आ जाता है, x के आगे आ जाता है। तो यहाँ पे भी n ये निकल के किसके आगे आ जाएगा, x के आगे आ जाएगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2h बाई आर। क्या आंसर बचेगा मेरे पास, आई विल हैव gh इज इक्वल टू g1 माइनस 2h बाई आर। यही शायद मेरे को प्रूव करना था। ये 2 यहाँ पे, माइनस 2 यहाँ पे आ गया। देखो इतना सिंपल सा सॉल्यूशन है बाइनोमियल लगा के। एक दूसरी एग्जांपल करते हैं इसकी, इजी लगेगा आपको। बाकी जहां पे भी अप्लाई करूंगा ना मैं पूरे साल के दौरान आपको बताता रहूंगा, बार बार रिमाइंड करवाता रहूंगा। और चैप्टर 0 जो है मैथमेटिकल टूल, इसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आना आपको, ये तो आपका एक टूल है जो आपको सीखना है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल है इवैल्यूएट। हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, लेट मी राइट दैट एक्सप्रेशन। E इज इक्वल टू के स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर आ गई राउंड ब्रैकेट, 1 प्लस डेल्टा थीटा बाय थीटा रेज टू पावर 4 माइनस 1। डेल्टा बेसिकली डिनोट क्या करते हैं, चेंज को। जैसे डेल्टा t का मतलब क्या हो गया, t2 माइनस t1। डेल्टा x का मतलब क्या होता है, x2 माइनस x1। तो कहीं पे भी सब्ट्रैक्शन है उसको कॉम्पैक्ट करके लिखने में डेल्टा यूज कर लेते हैं, चेंज बताने के लिए। इफ साथ में कंडीशन गिवन है स्टेटमेंट में, डेल्टा थीटा जो है वो थीटा से बहुत कम है। अब ये तो आप कहोगे कि सर आपसे पहले सॉल्व कर लेंगे हम तो कॉपी पेस्ट को। हमें गिवन है कि जो E है वो K 1 प्लस डेल्टा थीटा बाय थीटा रेज टू पावर 4 माइनस 1 है। ऑल्सो वी आर गिवन कि जो डेल्टा थीटा है वो वेरी लेस देन थीटा है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि डेल्टा थीटा अपॉन थीटा वेरी लेस देन 1 है। अगर ये वेरी लेस देन 1 है तो इसका मतलब इस पे बाइनोमियल अप्लाई करेंगे, और कितनी टर्म्स तक, 2 टर्म्स तक। तो मैं यहां लिखूंगा अप्लाइंग बाइनोमियल। बाइनोमियल अप्लाई करेंगे, किस पे अप्लाई करेंगे, सिर्फ ये ब्रैकेट पे जिसकी पावर है, ठीक है। तो ये पावर कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी। याद करो क्या था, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस ये n आगे आ जाता था nx। साथ में शर्त क्या होती थी, x की जो वैल्यू है वो वेरी लेस देन 1 हो। तो यहाँ पे भी वही कंडीशंस हैं, ठीक है। तो बस x की बजाय क्या है, डेल्टा थीटा बाय थीटा। तो 4 आगे आ गया, डेल्टा थीटा बाय थीटा वैसे ही आ गया। अब पावर खत्म हो गई तो -1 को एज सच लिख दो। अभी देखो ये वाले 1 और ये वाले 1 एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। योर फाइनल आंसर दैट कम्स आउट टू बी इज E इज इक्वल टू K 4 डेल्टा थीटा बाय थीटा। दैट्स योर आंसर। तो इतना सिंपल टूल है ये, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसको करने में, ठीक है। एक छोटी सी बात तो सीखी है सिर्फ ये, इट इज नथिंग टू वरी। चलो अभी अगले टूल पे चलते हैं। टूल 1 और टूल 2 आज डिस्कस करेंगे, टूल 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा, टूल 2 था लॉगरिथम। एक तो पहली बार सुना है। लॉगरिथम बताने से पहले मैं थोड़ा कुछ और बता दूं। हम कुछ टर्म्स सीख चुके हैं अभी फिजिक्स में। क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी चीज जिसकी वैल्यू को मेजर किया जा सके, जिसकी वैल्यू को मापा तोला जा सके, ठीक है। क्वांटिटीज हमारे पास 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है कांस्टेंट क्वांटिटीज, ठीक है।
दूसरी होती है हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है? जिसकी वैल्यू टाइम के साथ, फिजिक्स में क्या देते हैं, टाइम के साथ ना बदले, मैथ में क्या देते हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से ना बदले। जैसे आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7, दो टर्म्स है, एक तो पहली टर्म है, एक दूसरी टर्म है। अब आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, लेकिन ये 7 तो साथ में कांस्टेंटली चलता रहेगा, इसकी वैल्यू तो नहीं बदलने वाली, ठीक है। तो ये हो गई कांस्टेंट क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटीज होती हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन में जाके बदल जाएं, जिनको प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट करें या उनके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाएं तो वो चेंज हो जाए। अच्छा, एक जो नई टर्म मैं यहां पे आपको समझाऊंगा वो है फंक्शन। ये फंक्शन तो ये तो सुना है, जैसे बर्थडे पार्टी फंक्शन, मैरिज फंक्शन, ये फंक्शन, वो वाला फंक्शन नहीं है, मैथमेटिकल फंक्शन है। मैथमेटिकल फंक्शन क्या होता है? इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी नाम depends on other variable quantity, चिंता मत करो, सब एक्सप्लेन करूंगा, such that for every वैल्यू ऑफ, अब यहां पे एक काम करो, दो चीजों की बात हो रही है, वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर वेरिएबल क्वांटिटी। इनको नाम दे दो, इसको बोल देते हैं से y, और ये इसको बोल देते हैं से x। से का मतलब है कि कह दो अगर वैल्यू ऑफ y डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ x पे, सच दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x there exists value of y। अच्छा, यहां पे एक चीज और थी, वैल्यू ऑफ x थ्रू सम रिलेशन। यहां पे y और x को डिफाइन करने के लिए कोई रिलेशन भी चाहिए, रिलेशन मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। through there exists value of y, then y is said to be function of x। क्या कह रहा है ये? अगर y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड करती है, such that for every value of x थ्रू सम रिलेशन, y और x के बीच में कोई रिलेशन है, और जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते जाओ वहां पे y की वैल्यू भी चेंज होती जाए, तो हम कह सकते हैं, वी कैन से y इज द फंक्शन ऑफ x। अगर x की वैल्यू बदलने से y की वैल्यू बदलती जाए, सच दैट x और y एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी रिश्ते के थ्रू, किसी फंक्शन के थ्रू, किसी रिलेशन के थ्रू, तो हम कह सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। और फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल f के साथ। यानी कि इस पूरी लाइन को मैथमेटिक्स में मैं कैसे लिखूंगा? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इतना सिंपल। जैसे आप 10th क्लास में पॉलिनोमियल लिखते थे तो आप क्या लिखते थे? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ऐसे लिखते थे ना पॉलिनोमियल। तो p यहाँ पे क्या होता था? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज अ रिलेशन और अ फंक्शन, ठीक है। x यहाँ पे क्या है? वेरिएबल उसका। तो हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? x पे। जैसे जैसे x की वैल्यू बदलती जाएगी पॉलिनोमियल की वैल्यू बदलती जाएगी। राइट, समझ में आ गया? ठीक है। तो अब बटा ये जो फंक्शन है ये हमारे पास 4 टाइप का होता है। अब सुनते जाना, लॉगरिथम इंट्रोड्यूस होने वाला है। पहला पावर फंक्शन, पावरफुल होता है ये नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई एक्सपोनेंट होता है उसका। किस फॉर्म में होते हैं? x रेज टू पावर n। किसी वेरिएबल की पावर कोई नंबर होता है, ऐसे फंक्शंस को पावर फंक्शंस कहा जाता है। दूसरे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कौन से? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो y और x कनेक्टेड है किस रिश्ते के थ्रू? साइन रिश्ते के थ्रू, ठीक है, साइन रिलेशन के थ्रू। तो साइन यहां पे क्या हो गया? वो फंक्शन हो गया, ठीक है। तीसरा आ जाता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। कौन से? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं? जिसमें किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है। यहां पे देखना, वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट नंबर था, यहां पे कांस्टेंट नंबर की पावर कोई वेरिएबल है। कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में। चौथे और आखिरी जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है वो होते हैं लॉगरिदमिक फंक्शंस। लॉगरिदमिक फंक्शंस को कैसे लिखते हैं? LOG डाल के। इनका यहाँ पे कोई ना कोई बेस होता है, वो बेस थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन होने जा रहा है। तो फटाफट से हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि लॉगरिदमिक फंक्शंस क्या होते हैं, इनको डिटेल में लेके चला जाए, ठीक है। लॉगरिदमिक फंक्शंस, सबसे पहले तो लॉगरिदम क्या होता है? व्हाट इज लॉगरिदम? लॉगरिदम क्या होता है? इट इज बेसिकली अ नंबर और अ पावर। क्या कह सकते हो आप? logarithm of a number is the power to which a base must be raised so that it can express the number completely. लॉगरिदम किसी भी नंबर का, लॉगरिदम किसी भी नंबर का दरअसल वो पावर होती है जो होनी चाहिए किसी बेस की, ताकि वो उस नंबर को कंप्लीटली क्या कर दें? एक्सप्लेन कर दें। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे नंबर गिवन था कितना? 1000। मैंने 1000 को एक्सप्रेस किया कौन सा बेस यूज करके? 10 बेस यूज करके। तो इसकी पावर कितनी लिखूंगा? 3 लिखूंगा। तो लॉगरिथमिक लैंग्वेज में मैं उसको कैसे लिखूंगा? लॉग ऑफ दिस नंबर विद द बेस। बेस कौन चूज किया था? 10। कितना है वो? 3। तो अब इस पे डेफिनेशन लगा के देखो। लॉगरिथम ऑफ ए नंबर, लॉग ऑफ ए नंबर is the power to which a base कौन है? ये must be raised so that it can express the number completely। यानी कि अगर आप 1000 को 10⁻³ से एक्सप्लेन कर सकते हो तो log of 1000 with base 10 कितना होगा? 3 होगा। तो यहां पे पता क्या चल रहा है कि अगर आपके पास बड़े बड़े नंबर्स हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, आपके स्केल पे वो नहीं आ रही हैं, तो आप उस स्केल को किस स्केल में कन्वर्ट कर दो? लॉगरिथमिक स्केल में कन्वर्ट कर दो। तो आपकी वैल्यूज क्या हो जाती है? वहां पे अप टू द स्केल हो जाती है। तो लार्ज वैल्यूज को, बिगर वैल्यूज को छोटे स्केल पे अकोमोडेट करने के लिए जो फंक्शन हमारी हेल्प करता है वो फंक्शन कौन होता है? लॉगरिथम होता है। अच्छा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या लगी? बेस लगा होगा। नहीं लगा तो थोड़ी देर बाद लगने लगेगा। मैं यहां पे एक नंबर चूज करता हूं और इसको दो अलग अलग तरीके से बताता हूं। लेट्स से आई हैव नंबर 8। नंबर 8 को मैं दो तरीकों से यहां पे एक्सप्रेस कर सकता हूं, या तो 2⁻³ या फिर नहीं, लेट्स टेक नॉट 8, लेट्स टेक 64। ये सबसे सही रहेगी एग्जांपल। 64 को एक तो एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं 8⁻² के साथ, और इसी को एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं 4⁻³ के साथ। Am I right in both ways? Yes. तो log of 64 in this case, जहां पे बेस कितना है मेरा? 8, आंसर कितना है? 2 पावर। यहीं पे अगर log 64 करूं, बट यहां पे बेस कौन है मेरा? 4, तो आंसर कितना आता है? 3।
सी सेम नंबर का आपने log एक्सप्रेस किया बट द आंसर वाज डिफरेंट. हियर द आंसर इज 2, हियर द आंसर इज 3. फर्क किस चीज का पड़ा है? फर्क पड़ा है बेस का. तो क्या हम कोई भी बेस चूज कर लेते हैं फिजिक्स में? नो. हमारे पास जो लॉगरिथम होता है वो दो टाइप का होता है. नंबर 1 इज नेचुरल लॉग, नंबर 2 इज कॉमन लॉग. ठीक है. जो नेचुरल लॉग है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, इसमें हम बेस क्या चूज करते हैं सबसे पहले ये बता दूं मैं. इसमें हम बेस चूज करते हैं एक नंबर, एक स्पेशल नंबर है जो किसी कैलकुलेशन से हमारे पास आया हुआ है. वो नंबर कितना है? 2.718. लेकिन इस नंबर को एज सच नहीं लेके चलते, इसका एक सिंबल रख लेते हैं ई. ठीक है. तो इसमें बेस मैं कौन यूज करता हूं? ई यूज करता हूं. और लिखता कैसे हूं इसको? लॉग विद बेस ई. लॉग के सबस्क्रिप्ट में ई लिख दो, या फिर जब आप कई बुक्स में देखोगे तो इसको LOG की बजाय LN लिखा होगा, विच मीन्स नेचुरल लॉग. या तो लॉग बेस ई लिखोगे या LN लिख दोगे. बोथ ऑफ द मीन्स नेचुरल लॉग. कॉमन लॉग में बेस हम क्या यूज करते हैं? इसमें हम बेस 10 यूज करते हैं. और इसको मैं कैसे लिखता हूं? log 10. या फिर सिंपली अगर मैंने LOG लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी वो मैंने कॉमन लॉग लिखा है. तो सर कैसे पता चलेगा कि कहां पे क्या यूज करना है? नेचुरल लॉग को हम यूज करते हैं डेरिवेशंस में. जहां भी हम डेरिवेशंस करेंगे, जहां पे हमारे पास वैल्यूज नहीं है 2 3 5 6 FA सिंबॉलिक फॉर्म में है चीजें, वहां पे हम नेचुरल लॉग यूज करते हैं. और जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स में हम किसके साथ काम करते हैं? न्यूमेरिकल में हम काम कर सकते हैं कॉमन लॉग के साथ. क्या नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में या कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में बदला जा सकता है? बिल्कुल. क्या रिलेशन है? जो हमारे पास किसी भी नंबर का नेचुरल लॉग होगा वो 2.303 इंटू उसी नंबर का कॉमन लॉग होगा. यानी कि आपके पास जस्ट वेट अ मोमेंट. यहाँ पे हमें क्या करना है? यस, अगर हमें कोई चीज, कोई नंबर नेचुरल लॉग की फॉर्म में दिया है, हमें उसको क्या करना है? हमें उसको कॉमन लॉग में लेके आना है. तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दो? 2.303 मल्टीप्लाई कर दो. इसके अलावा समझ में आ गया इतना? लॉग की हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, 3 आइडेंटिटीज हैं. दे आर हाईली इंपॉर्टेंट. उनको बार बार फिजिक्स में यूज करेंगे हम. बस वो करके वी विल वाइंड अप दिस लेक्चर. क्या है वो? पहली आइडेंटिटी तो जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है वो ये है कि जो लॉग होता है m मल्टीप्लाई n का, m और n यहाँ पे क्या है? कोई नंबर्स है. वो log m प्लस log n के बराबर होता है. यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में रिलेशन है. अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई और एडिशन में रिलेशन. अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो उसको आप सेपरेट करने के लिए बीच में प्लस लिख दो. अगर यही आपका किस में हो? डिवाइड में हो, तो आप साथ में क्या यूज कर लो? माइनस यूज कर लो. लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. अगर यहां पे आपके पास log m की पावर n है, नंबर की कोई पावर है, तो वो पावर जो है वो आगे आ जाती होती है, n टाइम्स ऑफ log m. तो सर क्या ये नेचुरल लॉग पे एप्लीकेबल है या कॉमन लॉग पे या दोनों पे? ये आइडेंटिटीज दोनों पे एप्लीकेबल है. दिस वाज ऑल अबाउट 2 tools, mathematical tools that we need to discuss today. First was binomial theorem, second is logarithm. Logarithm की कोई problems करने की जरूरत नहीं है. जहां पे log use होगा, I will remind you about it again and again so that you can learn it better. Let's do calculus in the next lecture. Till then, take care of yourself. Goodbye.